नमस्कार, मैं चंद्रकांत निराला बक्सर टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिन्होंने फुटपाथी दुकानदारों की लंबी लड़ाई लड़ी है, या फिर और भी कोई सामाजिक मुद्दा हो तो उस पर भी ये बढ़ चढ़ के समाज के साथ खड़े रहते हैं। इनसे मिलिए, ये हैं रामनारायण जी, अधिवक्ता और पेशेवर सामाजिक कार्यकर्ता। आज हम इनसे कुछ सवाल ऐसे पूछेंगे जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए हैं। बक्सर शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। एक तरफ जहां अतिक्रमण हटाने से प्रशासन का कहना है कि वह फुटपाथी दुकानदारों को हटा के लोगों को सुगम और सरल यातायात की व्यवस्था करेगा, और दूसरी तरफ फुटपाथी दुकानदारों का कहना है कि दुकानें हट जाने से उनके सामने भूखमरी की स्थिति हो जाएगी। इन्हीं विषयों पर आज इनसे बात करेंगे। स्वागत है रामनारायण जी आपका। जी नमस्ते, बहुत बहुत रामनारायण जी, हम जानना चाहेंगे कि फुटपाथी दुकानदारों या फिर अतिक्रमण के विरुद्ध कहा जाए सीधे तौर पर जो कार्रवाई हो रही है, तो वो उनके हितों को कितना प्रभावित करेगी? देखिए निराला जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। अपने प्लेटफॉर्म पे एक ज़मीन के मुद्दे को आपने उठाने का काम किया और हमें इन्वाइट किया। और इसमें हित और अहित की बात तब की जाएगी जब उनका हित कभी साधा जा रहा हो। एज ए स्टूडेंट सोशल वर्क के विद्यार्थी के तौर पे मैं पाता हूँ कि समाज दो भागों में विभाजित है, सौभाग्यशाली और दुर्भाग्यशाली। तो जो फुटपाथी दुकानदार है वो दुर्भाग्यशाली समाज एक तरह से कहा जाए उनको, मतलब उनको भाग्य ने उतना समर्थन नहीं दिया जितना हम लोग इतना बढ़िया स्टूडियो में आज बैठ के बात कर रहे हैं। तो उतना सौभाग्य उनका नहीं मिला, तो इस वजह से वो फुटपाथ पर बसर करने के लिए मजबूर है। एक बात और हम लोगों को समझनी पड़ेगी कि वो चाहते तो जराइम के पेशे में, अपराध के पेशे में जा सकते थे, किसी से छीन सकते थे, किसी से लूट सकते थे, किसी के साथ बदतमीजी कर सकते थे, यानी कुछ अपराध का काम करके भी जीविका कई लोग चलाते हैं। लेकिन उन्होंने चुना सम्मान का रास्ता। उन्होंने चुना कि 2 पैसा ही कमाएंगे, इज्जत से कमाएंगे, इज्जत से खाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वो कोई गैरकानूनी काम कर रहा है, कानून में भी उनको सुरक्षा दी गई। जब कानून से रक्षित हैं, सम्मानजनक काम कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जिससे किसी को हानि नहीं है, और बावजूद कभी कभी प्रशासन इस तरह का काम करता है जैसे लगता है कि संवेदनहीन है, उसको नहीं लगता कि सामने वाले का भी परिवार होगा, रुचि होगा। तो हित अहित उनकी बात की जाएगी जो सौभाग्यशाली है, जिनका सौभाग्य ने साथ दिया है। वो तो पहले से अहित उनका हो रहा है, दुर्भाग्य ही उनका जो है अहित कर रहा है, और उसमें कभी कभी आग में घी डालने का काम हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी या अन्य वो लोग कर लेते हैं जो कि इस तरह का कदम उठाते हैं या उनका समर्थन करते हैं। तो आप जैसा आप कह रहे हैं कि जो कानून के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं, फुटपाथ पे अगर दुकान लगा रहे हैं तो कानून के अंतर्गत है, और आप कह रहे हैं कि अधिकारी कानून नहीं मानते हैं। तो अगर अधिकारी कानून नहीं मानते हैं तो इस पर क्या किया जा सकता है? देखिए, क्या कानून है पहले इसको समझना होगा। जब हम कानून मानने न मानने की बात करेंगे तो कानून को समझना होगा। अभी 2014 एक डेडलाइन है। डेडलाइन से पहले की हम बात करें तो पहले क्या होता था, अभी भी वही होता है कई जगहों पर नहीं होता है, जहाँ अधिकारी जानते हैं और समझते हैं इस बात को। पहले क्या होता था कि एक हल्ला गाड़ी आती थी प्रशासन की, और जितना फुटपाथियों का सामान होता था उठा करके लेकर के चली जाती थी, क्रश कर देती थी, तोड़ देती थी। कल भी शायद बक्सर में एक घटना हुई है इस तरह की, कुछ फुटपाथी लोगों का सामान उठा करके प्रशासन ले गई है। लेकिन ये लीगल था 2014 के पहले, ये कानूनी कार्रवाई थी 2014 के पहले। 2014 में भारतीय संसद ने एक कानून पारित किया जिसका नाम है फुटपाथ दुकानदार आजीविका संरक्षण एवं विनियमन अधिनियम 2014। तो इस कानून के तहत सभी फुटपाथी दुकानदारों को, जो फुटपाथी दुकानदार है, अधिकार है कि उनको कोई भी प्रशासनिक पदाधिकारी रिमूव या रिलोकेट नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, मैं कह रहा हूँ हटा नहीं सकता या यहाँ से हट के वहाँ जाने के लिए नहीं कह सकता। रिमूव और रिलोकेट का साधारण अर्थ यही होगा। तो ये उनको अधिकार प्राप्त है। साथ ही साथ अगर किसी प्रशासनिक पदाधिकारी को जब लगे कि अति हो गई और यहाँ से हटाना है, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस निर्धारित किया गया है, जिसकी आगे चर्चा अगर हम लोग आप समय देंगे तो करेंगे कि क्या प्रोसेस है। और उस प्रोसेस को फॉलो करके ही अधिकारी को किसी क्या नाम है फुटपाथी दुकानदार को रिलोकेट करना है। यहाँ भी रिलोकेट शब्द इस्तेमाल किया गया कानून में, रिमूव इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी उनको हटाया नहीं जा सकता, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। कानून में ये उपबंध किया गया है। अब बात आ रही है कि आपने पूछा कि मान लीजिए कि अधिकारी बात नहीं मानता है, तो बात तो सही है, अधिकारी कानून नहीं मानते हैं। कई बार वो जो कहते हैं उसी को वो कानून समझते हैं कि वो कुछ लिख दिया कागज पे उन्होंने। लेकिन
ये सही नहीं है। भारत में किसी व्यक्ति का शासन नहीं। वर्तमान में लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, यहाँ पे विधायक हैं, सांसद हैं, पदाधिकारीगण हैं, लेकिन यहाँ इन लोगों का शासन नहीं है। हम लोगों ने इन लोगों के शासन को एक बार 1947 में हराया था, व्यक्तियों के शासन को, और एक बार फिर जब हम लोगों ने संविधान लागू किया था ना, उस समय इनको हराया था। 2 बार इन लोगों को पराजित किया, हमने व्यक्तियों को पराजित किया, और उसके बाद बहुत ही गर्व से हम भारत के लोगों ने विधि का शासन चुना। तो वर्तमान में विधि का शासन है, और विधि के समक्ष सबको समानता है, ऐसा संविधान भी कहता है। आप समय समय पर सुनते होंगे, विधि के समक्ष सभी को समानता है। ध्यान दीजिए, अगर आप किसी के साथ बदतमीजी करते हैं, कानून नहीं मानने का मतलब उस फुटपाथी दुकानदार के साथ बदतमीजी करिएगा, उसका सामान उठा के ले जाइएगा, उसको डंडा से मारिएगा, उसका तोड़फोड़ कीजिएगा, यही ना है। नहीं मानने का मतलब सेंस आपका यही ना होगा कि आपका उठा के फेंक देगा उसका सामान कोई अधिकारी आके या पुलिस पदाधिकारी आके। कई बार क्या होता है कि सरकारी अधिकारी जो होते हैं, जो लिखते हैं, जो बोलते हैं, आमतौर पर उसी को कानून समझते हैं। और मैंने ये भी बताया कि हमने जब संविधान अपना लागू किया उसके समय ही हमने कह दिया कि अब यहाँ व्यक्ति का शासन नहीं रहेगा, अब यहाँ पर विधि का शासन है। और जैसे ही हम विधि की बात करते हैं तो हमारे पास तमाम किताबें हैं जो विधियों से युक्त है। एक कानून की बात मैंने की, फुटपाथ दुकानदार अधिनियम 2014 की बात की, और उसके जरिए साबित किया कि ये कृत्य जो होगा वो इलीगल होगा। कैसे होगा, डिटेल में उसके आगे चर्चा अगर करेंगे तो करेंगे। लेकिन जैसे ही कोई इलीगल कृत्य होगा, यानी अपराध होगा किसी के प्रति सामने से, मान लीजिए हम और आप जाए झगड़ा करने, तो IPC 323, 324 यही सब लपड़ थप्पड़ का जो भी होगा झगड़ा झंझट का, हम लोगों पर सेक्शन लगेगा, 3 से 6 माह की सजा है। लेकिन अगर यही काम कोई सरकारी अधिकारी करता है, यानी ये बात वो जानते हुए कि इनको हटाना अपराध है, बावजूद उनको हटाने के लिए बल का प्रयोग करता है, या किसी पुलिस पदाधिकारी को बल का प्रयोग करने के लिए आदेशित करता है, तो वहाँ पर IPC 66 उनके लिए, IPC 166 उनके लिए दीवार बनकर खड़ी हो जाती है, जिसमें 1 वर्ष का सश्रम का एक वर्ष का सादा कारावास या फाइन या दोनों इसकी सजा का प्रावधान है। चलिए, ये तो बात हो गई फुटपाथी दुकानदारों के हित की, लेकिन आप यह भी सोच सकते हैं कि आम आदमी, सामान्य नागरिक जो सड़क पर निकलता है और घंटों जाम में फंसा रहता है फुटपाथी दुकानदारों या फिर अतिक्रमण के चलते, तो उनके लिए क्या? देखिए, मैंने पहले कहा था कि इस कानून को पूरी तरह से समझाना पड़ेगा, तब जाके लगेगा कि हाँ, कानून संसद में बना है, और संसद में सभी तरह के लोग होते हैं, सभी तरह के विचार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे भी होंगे जो फुटपाथियों के हित की बात सोच रहे हैं, कुछ वैसे भी होंगे जो आम जनता है जिसको सड़क पे चलना है उसके बारे में सोच रहे होंगे, और तमाम विचार विमर्श के बाद ये कानून सामने आया। जब इस कानून को डीपली पढ़ेंगे तो कंप्लीट व्यवस्था सामने आती है, एक अच्छी, एक आदर्श व्यवस्था, जिसको रामराज की संकल्पना बापू ने की थी, उस रामराज की संकल्पना इस कानून में दिखाई देती है। इस कानून क्या, हर कानून में दिखाई देती है लगभग, जो संसद के द्वारा पारित किया जाता है और लोकतांत्रिक तरीके से बनाया गया हो। इस कानून में व्यवस्था की गई है कि पहले तो प्रतिबंधित किया गया कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन कैसे कार्रवाई करेंगे इसका भी नियम निकाला गया, इसका भी विधि व्यवस्था किया गया। तो इसमें करना क्या है, इसमें एक सर्वे आयोजित करना है नगर पालिका को, नगर परिषद होगा, नगर निगम होगा, या जो नगर पंचायतें होंगी, उनको एक सर्वे आयोजित करना है। हर 5 वर्ष में उस सर्वे को एक बार करना है। सर्वे में पहचान करके कौन फुटपाथी दुकानदार है, और उसके बाद पहचान करके और फिर उनको एक प्रमाण पत्र इशू करना होगा। प्रमाण पत्र जब इशू हो जाएगा, फिर उसके बाद वो वहाँ पे दुकानदारी करते रहेंगे, और अगर लगे किसी को कि वो बेजगह दुकानदारी कर रहे हैं जिसके चलते ट्रैफिक जाम हो रहा है और उनको हटाना अति आवश्यक है, तो जिसको ये लगेगा वो एक नगर विक्रय समिति की संकल्पना इसमें की गई है इस कानून में। नगर विक्रय समिति जिसमें 8 फुटपाथी दुकानदारी सदस्य होंगे, और कार्यपालक पदाधिकारी जो होंगे उसके अध्यक्ष होंगे, और भी कुछ लोग उसमें गैर सरकारी सरकारी लोग सदस्य होंगे, लेकिन मेजोरिटी फुटपाथी दुकानदारों की ही होगी, 8 की। तो उसको एक निवेदन करेगा, यानी जिलाधिकारी को लगा कि उनके दरवाजे से किसी फुटपाथी दुकानदार को हटाना है, तो वो एक पत्र लिख करके नगर विक्रय समिति को निवेदन करेंगे कि यहाँ से एक फुटपाथी दुकानदार है और आपके द्वारा प्रमाणित किए हुए हैं और आपने इनको प्रमाण पत्र दिया हुआ है, इनको आप यहाँ से हटाइए। नगर विक्रय समिति जिसमें फुटपाथी दुकानदारों का दिखता है, वो उस जगह से नज़दीकी कोई जगह को वेंडिंग जोन घोषित करते हुए, वेंडिंग जोन, ध्यान दीजिएगा, उस जगह को घोषित करेंगे ये वेंडिंग जोन है जिसमें कम से कम प्रकाश और शौचालय की व्यवस्था होगी। उस जगह को वेंडिंग जोन घोषित करते हुए उसमें जाने के लिए नगर विक्रय समिति उनको एक नोटिस इशू करेगी,
और नोटिस में 30 दिनों का समय दिया जाएगा, कम से कम 30 दिनों का समय, कि वो वहाँ से उठ करके वेंडिंग जोन में अपने निर्धारित स्थल पे चले जाए। तो मैंने पहले ही कहा कि कानून में राम राज्य की संकल्पना की गई है, किसी को नुकसान नहीं होगा। अगर कोई फुटपाथी दुकानदार किसी को तंग कर रहा है तो नगर विक्रय समिति को अनुरोध करें। नगर विक्रय समिति में जिसमें फुटपाथी दुकानदार ही बैठे हैं वो अपने भाई का हित सोचेंगे और जहाँ शिफ्ट करना होगा करेंगे। और निश्चित शिफ्ट करते समय वो हर उस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि उसका दुकानदारी बाधित ना हो, उसके भाई का, बंधु का जो नज़दीकी है उसका दुकानदारी बाधित ना हो। और अब जब वहाँ हो जाएगा तो 30 दिनों का समय देंगे ताकि वो अपने फ्रीक्वेंट ग्राहकों को ये बता सके कि हम यहाँ नहीं वहाँ जाएंगे। जब मैं फुटपाथी दुकानदारों के बीच जाता हूँ तो एक सवाल मैं पूछता हूँ हमेशा कि आप देख रहे हैं ना, जैसे आप तो फुटपाथ पे हैं लेकिन कटरा में भी दुकान होता है ना, तो हाँ, तो क्या लगता है कि एक कटरा में एक व्यक्ति दुकान खोलता है और पूरी जीवन वही रहता है कि इधर उधर भी जाता है? तो वो खुद कहते हैं कि निश्चित जाता है। तो देखते हैं ना, बोर्ड लगा देता है कि इस तारीख से दुकान यहाँ चलेगी, या ये भी बोर्ड लगा रहता है कि इस तारीख से दुकान यहाँ चली गई है। उसके ग्राहक वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर आपको ये व्यवस्था मिले तो खुशी खुशी कहते हैं कि इससे बेहतर व्यवस्था कुछ नहीं हो सकती। दुख और क्षोभ का विषय ये है कि हम लोग ये कानूनी ट्रीटमेंट उनको नहीं देना चाहते हैं। ये कानूनी ट्रीटमेंट अचानक हम लोग चाहते हैं कि आमूलचूल परिवर्तन आ जाए। ये नहीं सोचते हैं कि उसके पीछे कुछ परिवार सम्मिलित हैं, ये नहीं सोचते हैं कि उसके पीछे कुछ लोग हैं जो इंतजार करते हैं कि पापा आएंगे कुछ कमा के तो हमको रोटी मिलेगी, उनका बेटा स्कूल जाएगा और निश्चित वो थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा और गलत रास्ते की ओर नहीं जाएगा। बस तुरंत समाधान कितना विनाश लाता है, एक बार सोच के देखिए, उसकी जगह पर अपने आप को रख के देखिए तो समझ में। निश्चित रूप से तुरंत समाधान तो कोई विकल्प नहीं हुआ, और अगर किसी को कहीं विस्थापित किया जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं जगह देना चाहिए, ये सोचा जाए। लेकिन एक चीज़ जो है कि सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण, ये एक बड़ा मुद्दा है, और सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण हटाने के लिए भी अंचलाधिकारी महोदय ने ये नोटिस भी किया है कुछ लोगों को। और आपने अभी कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी आपसे, तो आपने बताया कि वो गलत है। कैसे गलत है, इस पर जरा प्रकाश डाल दीजिए। देखिए, बिल्कुल गलत नहीं है, हम गलत नहीं कह रहे हैं। अंचलाधिकारी को तो बिल्कुल हम गलत नहीं कहेंगे क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, मेरिटोरियस है, बीपीएससी क्लियर हुआ होगा कम से कम, तभी वो वहाँ पे आके बैठी है। तो वो नोटिस इशू किया, वो पूरी तरह से लीगल है। लेकिन जैसे ही किसी चीज़ की बात की जाए, किसी कानून की बात की जाए, तो उसमें कुछ एग्जम्पशंस होते हैं। जैसे आप लोगों के लिए, मीडिया हाउस के लिए है कि अगर मान लीजिए कि हम किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दें तो हमारे ऊपर आईपीसी का 500, 501, 502, 504 लगता है, डेफेमेशन लगता है। लेकिन मीडिया हाउस को इससे एग्जम्पशन है, आप मोदी जी को भी गाली दे दीजिए, नीतीश जी को भी गाली दे दीजिए, तो एक मुकदमा आप पर नहीं हो सकता है। इस तरह का एग्जम्पशन है। तो उसी तरह से उस कानून 1956 के कानून के तहत उन्होंने नोटिस दिया है। निश्चित 2014 का कानून उसमें कुछ लोगों को एग्जाम देता है, एग्जाम्शन करता है। तो उन एग्जाम्शन में अगर नोटिस जा रहा है, एग्जाम्शन की एक उस क्राइटेरिया में अगर वो नोटिस वो जा रहा है, किसी फुटपाथी दुकानदार को सर्व हो रहा है। हम लोग पेशे से अधिवक्ता भी हैं, और पेशे से अधिवक्ता होने के नाते हम लोग केस लॉ हमेशा डिस्कस करते हैं। जब हम लोग जाते हैं कोर्ट में तो एक आईपीसी है, एक सीआरपीसी है, एविडेंस है और तमाम बेयर एक्ट्स हैं। उसके बाद एक केस लॉ चलता है। केस लॉ का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया, हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया, जो सबसे रिसेंट जजमेंट होता है वो मान्य होता है। या अगर कानून में जो सबसे रिसेंट अमेंडमेंट होता है, पुरानी किताब कोई ले आया है अगर कोई वकील, तो निश्चित हम लोग जो सबसे नज़दीकी कानून जो होता है, अगर पीछे वाले को कंट्राडिक्ट करता है तो जो सबसे नज़दीकी, जो सबसे बाद में पास किया कानून होता है, उसी को मान्य माना जाता है। तो 56 के बाद ही 14 आया है। अगर 14 किसी को सुरक्षा देता है तो निश्चित है कि 56 में जो भी बंद होंगे उनसे उनको सुरक्षा दे। मैं पहले बता रहा हूँ, 14 के पहले वो सब कानूनी था, जो तोड़फोड़ होती थी, उठा पटक होता था। लेकिन 14 आते ही फुटपाथी दुकानदारों को एक प्रोटेक्शन मिल गया है, और उस प्रोटेक्शन को आपको देना ही होगा, क्योंकि जो भी अधिकारी हैं, जो भी पुलिस है, वो विधि का शासन यहाँ पर स्थापित करने के लिए संकल्पित है, ना कि जब हम लोग अब कानून की बात कर रहे हैं तो अब ये भी एक बात जाननी जरूरी हो जाती है कि अगर कोई दुकानदार प्रभावित होता है तो किस प्रकार अपने अधिकारों को ये कर सकता है। सही बात है, यही मेन सवाल था जिसका मुझे इंतजार भी था। हो रहा है, हम बहुत बात कर लिए, ये कानून है, वो कानून है, तमाम कानून है। कितने कानून संसद हर जब सत्र में बैठती है तो 20-50 कानून पास कर देती है, और कितने लोगों को तो पता भी नहीं होता, टारगेट ऑडियंस को पता नहीं होता कि मेरे लिए ये कानून है। ध्यान दीजिए, जब कोई भी कानून उल्लंघन होगा तो वहाँ दंड मिलेगा। किसी भी कानून का उल्लंघन होगा तो वहाँ दंड मिलेगा, और दंड देने के लिए हमारे यहाँ 2 तरह की प्रक्रिया है। पहली प्रक्रिया सिविल है और दूसरी प्रक्रिया क्रिमिनल है। सिविल प्रक्रिया के तहत लॉ ऑफ टॉर्ट में आप जा सकते हैं न्यायालय में,
और उनसे जितना आपका नुकसान हुआ उसका हर्जाना मांग सकते हैं। उस अधिकारी जिस अधिकारी के आदेश से या जिस अधिकारी द्वारा तोड़फोड़ की गई है या आपका नुकसान किया गया है। और इस चूँकि लंबा प्रोसेस है, इसमें आपको कोर्ट फीस वगैरह भरना होता है। इंस्टेंट एक्शन के लिए आप जा सकते हैं क्रिमिनल कोर्ट, बिल्कुल निःशुल्क 5 रुपये का टिकट और 50 रुपये के वकालतनामा पे आप एक केस फाइल कर सकते हैं। और मैंने पहले ही बताया IPC 166 ये उपबंधित करता है कि यदि कोई लोक सेवक ये जानते हुए कि ये विधि विरुद्ध है किसी को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाएगा, उसको 1 वर्ष के सादे कारावास और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। लेकिन एक इसमें समस्या आती है कि किसी भी सरकारी लोक सेवक पर आप जब मुकदमा करने जाते हैं तो उसके पहले एक प्रोसेस है। CPC इसको बार करता है, रोकता है, CPC डायरेक्ट नहीं करने देगा। तो आपको एक 80 CPC में नोटिस इशू करना पड़ता है। धारा 80 CPC में आप एक नोटिस देते हैं उस पदाधिकारी को, और उस पदाधिकारी के ऊपर जो उनके क्या नाम है, जो उनको नियुक्ति पदाधिकारी कहते हैं, उनको एक नोटिस देते हैं। और नोटिस में 2 महीने का समय, 60 दिनों का समय दिया। आप उसके बाद अगर 60 दिनों में आपका जो भी आपका मुआवजा या जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो अगर अधिकारी ने पूरा नहीं किया, या तो माफ़ी मांग ले या आपको मुआवजा दे दे या फिर से ऐसी गलती नहीं करे, इस तरह का एक प्रमाण पत्र दे दे, तो आपको मुकदमा दाखिल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर अधिकारी साइड मोमेंट में रहते हैं और इस पर नहीं ध्यान देते हैं तो आप न्यायालय जा सकते हैं। साल भर की सजा है। सोचें, उनको नौकरी करना, जेल जाना, कितने लोगों को इस तरह से करके और परेशान करेंगे। तो विधि के समझ सबको समानता है, बस ये दिक्कत है, उस विधि को ढूंढने की आवश्यकता है और उस व्यक्ति को लागू कराने की आवश्यकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारी कानून की बातें बताई जो हमारे फुटपाती दुकानदारों के लिए, आम लोगों के लिए भी जानने लायक थी। हम अपने दर्शकों से ये आग्रह करेंगे कि इन चीज़ों को समझें और समझने के बाद आप एक संवेदना रखें। जैसे इन्होंने कहा रामराज की परिकल्पना, तो रामराज की परिकल्पना किस प्रकार साकार हो, इस पर सोचना होगा। और सबसे अहम बात यह है कि कोई भी विधि से ऊपर नहीं है, तो सबको विधि का सम्मान करना होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शक भी विधि का सम्मान करेंगे। बने रहिए हमारे साथ।